हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम देखेंगे, आज से जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो साइंस से रिलेटेड रहेंगी। जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी साइंस के पूछे गए हैं, वो सब मैं इस क्लास के माध्यम से जो भी संभावित क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ कराऊंगा। तो जितने भी रेलवे वाले छात्र हो, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, मजबूत हो सके, ताकि स्कोर आप ज़्यादा कर सको। क्योंकि आपको मालूम है जो रेलवे में है, जो साइंस का कितना बोलबाला रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो आप अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक करना ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैसे यकृत है, थायराइड है, पीयूष है या फिर लार ग्रंथि है। तो जवाब दो आप। और हमारा जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? क्या लार है, क्या पीयूष है, या थायराइड है, या यकृत है? तो जो हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या? यकृत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बारे में कुछ पॉइंट बात करते हैं। तो यकृत से एक जो रोग है यानी डिसीज है वो रहती है, अटैच रहती है, जिसका नाम क्या है? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस क्या है? हिपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि यकृत से संबंधित है। क्लियर? यानी हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। हिपेडिना वायरस होता है इसका, वायरस का नाम। यकृत या लीवर इसको कहते हैं। हेपेटाइटिस इस बीमारी का नाम है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या हो जाएगी? तो यकृत हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ थायराइड, थायराइड क्या होती है? गले की ग्रंथि होती है। थायराइड पाई जाती है गले में, जो तितली नुमा, जो बटरफ्लाई आकृति की होती है हमारे गले के किनारे, वो कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि, जो हमारे दिमाग में पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि कई प्रकार की होती है, आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे लार ग्रंथि में पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। ये हमें याद करना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए यकृत हो जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। यानी कौन सा ऐसा ऊतक है या कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके क्या कर सकता है? लगातार कार्य कर सकता है। तो बिना थके सोचो, हमारे बॉडी के अंदर वह कौन सा अंग है या क्या चीज़ है जो बिना थके कार्य करता रहता है, और जो थक गया तो समझ लो हम थक जाएंगे। यानी क्या हो सकता है उसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो सकता है? हृदय। यानी हृदय एक ऐसी चीज है, हृदय एक ऐसी चीज है, अगर ये थक गया तो समझ लो आदमी थक जाएगा, यानी जिंदगी से ही वो थक जाएगा। तो हृदय जो पेशी होती है वो कभी ना थकने वाली होती है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? ऐच्छिक पेशी होती है, जैसे ऑप्शन डी में दे रखा है ऐच्छिक पेशी। ये क्या हो सकती है? हमारे इच्छा के अनुसार चलती हैं। इच्छा के अनुसार बोले तो जैसे मैं हाथ अपना मूवमेंट कर सकता हूँ, ये अभी मैं इस तरह मूवमेंट कर सकता हूँ, इस तरह मूवमेंट कर सकता हूँ, यानी ये ऐच्छिक पेशी हैं। अपनी इच्छाओं की तरफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हम मेरी जीभ चल रही है और मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, ये आगे पीछे मूवमेंट कर सकता हूँ। ये क्या है? ऐच्छिक पेशी, हम अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। कंकाल पेशी, जिसमें हम हमारा जो बैलेंस है, यानी हमारे जो पूरे ऑर्गन्स हैं ये लगे पड़े हैं, टिके हैं, हम खड़े हैं, ये कंकाल हमारा पूरा तंत्र। कंकाल तंत्र ना होता तो हम शायद हमारी ऐसी आकृति ना प्रदान होती। क्लियर? तो जो हमारी कभी ना थकने वाली पेशी हो जाएगी, ऑप्शन बी हृदय पेशी हो जाएगी, हमारा हृदय पेशी। इसके बारे में हम और बात करें तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन, तो हृदय का अध्ययन कहलाता है हृदय कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्लियर दोस्तों? ये चीज याद रखना चाहिए, हृदय का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? कार्डियोलॉजी कहलाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, यानी संयोजी ऊतक नहीं बताना है। तो नहीं, देखो ऑप्शन क्या है? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि या रक्त। ठीक है, तो हमें ऊतक भी आने चाहिए, किस प्रकार के होते हैं? उपकला उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, कंकाल पेशी ऊतक है, या किस प्रकार का ऊतक हमारा, तो हमें याद रहना चाहिए। तो ये कहता है कि
निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, नहीं पूछता है, तो संयोजी ऊतक निम्नलिखित से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या है? तंत्रिका, यानी तंत्रिका कोशिका एक प्रकार का संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका है ये संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी जो रक्त होता है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू रहता है, तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद जो अस्थि होती है वो भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक है, ठोस संयोजी ऊतक है। तो अस्थि या उपास्थि ये सब क्या है? ये ऊतक हैं। क्लियर दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका एक प्रकार का संयोजी ऊतक नहीं है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग बताना है। तो वायरस जनित न्यूमोनिया, कोढ़, प्लेग या एड्स। तो निम्न में से बताना है कौन सा वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन देखो, न्यूमोनिया हो सकता है, कोढ़ हो सकता है, प्लेग हो सकता है या फिर एड्स हो सकता है। तो हमारा बाकी अगर मैं बात करूँ न्यूमोनिया, कोढ़ और प्लेग ये सब कैसे? जीवाणु, बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु। लेकिन जो एड्स है, एड्स ये कैसा है? एड्स जो है वो है वायरस जनित रोग, वायरस। ठीक है, वायरस जनित रोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। एड्स हमारा वायरस जनित रोग है। अगर एड्स की बात करेंगे तो इसका वायरस कौन सा होता है? जो एड्स का वायरस होता है उसका नाम है HIV। ठीक है, HIV इसका वायरस होता है। कह देगा एड्स किस प्रकार का वायरस है? यह एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस की क्या खास पहचान होती है? रेट्रो वायरस एक प्रकार का अपना आकार बदलते रहता है। यानी रेट्रो वायरस उसे कहते हैं जो लगातार अपना आकार बदलते रहते हैं। और ये भी अगर DNA और RNA की बात करें तो ये RNA का हिस्सा होता है। ठीक है, हमारे जो DNA और RNA होता है उसमें से भी जो वायरस है एड्स का, HIV, वो है RNA का हिस्सा। इसका क्या है? रेट्रो वायरस होता है। यानी जो वायरस जनित रोग कौन सा? एड्स है, एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस को कहते हैं पश्च विषाणु। क्या कहते हैं? पश्च विषाणु, पश्च विषाणु कहते हैं। क्लियर? पश्च विषाणु। तो ये एक हमारा वायरस जनित रोग हो जाएगा। एड्स, अगर कह देंगे एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका प्रतीक कह देंगे, प्रतीक तो क्या होता है? लाल फीता, लाल फीता इसका प्रतीक रहता है। और इस प्रकार से दिखाया गया होगा रेड रिबन, लाल फीता। क्लियर दोस्तों? तो निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विश्व में सबसे अधिक प्रोटीन किस कवक में पाई जाती है? तो कवक बता देना आपको। ठीक है, कवक पूछा है तो क्लोरेला, स्पाइरुलिना, मशरूम या फिर सोयाबीन। तो क्या हो सकता है? यानी कवक पूछा है, कवक। याद रखना, ये आपको सवाल भी आपको पढ़ के याद रखना है कि पूछा क्या आखिर में, आंसर में पूछा क्या है। कई लोग बोलेंगे सोयाबीन, कई लोग बोलेंगे क्लोरेला। तो आपको पूछना है कि क्या पूछा गया है उसमें। तो उसने कवक पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक प्रोटीन किस कवक में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या? मशरूम। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, मशरूम। ठीक है, सोयाबीन तो दाल हो जाएगी। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन में किस में होता है? सोयाबीन में होता है, सोयाबीन। और सोयाबीन में भी कितना परसेंट होता है? आपने देखा 42% होता है। क्लियर दोस्तों? और अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा, अगर ये ना पूछा, कवक ना पूछा, कहेगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो एक शैवाल होता है, इसका नाम क्या है? क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। इसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है? प्रोटीन, यानी 70% इसमें पाई जाती है। इसके बाद पाई जाती है स्पाइरुलिना। स्पाई सेकंड ऑप्शन देखो दोस्तों, स्पाइरुलिना शैवाल। स्पाइरुलिना शैवाल ये भी एक प्रकार का शैवाल है। सेकंड नंबर पे इसमें पाई जाती है। इसमें पाई जाती है 65%। और उसके बाद मशरूम में पाई जाती है 52%। उसके बाद पाई जाती है सोयाबीन में। तो उसने ये पूछा है कि किस कवक में पाई जाती है? तो कवक एक प्रकार का कौन है? मशरूम है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। क्योंकि सर्वाधिक अगर पूछ लेगा सर्वाधिक दाल किस दाल में पाई जाती है, तो सोयाबीन रहेगा। सर्वाधिक किस शैवाल में पाई जाती है, तो क्लोरेला रहेगा। लेकिन उसने पूछा किस कवक में पाई जाती है, तो मशरूम रहेगा। ये दोस्तों संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर हैं, सारे मैं लगा के लेके आया हूँ। लगातार आपको ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अपनी
हमारी ये क्लास से जुड़ जाइए। अगर अभी भी चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन फैक्ट के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि तुम अपने जितने भी अपकमिंग पेपर हैं उनको फोड़ सको। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कवक पॉन्च हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रायोफिल्म में कायिक परिवर्धन किसके माध्यम से होता है? कायिक परिवर्धन पूछा है, कायिक परिवर्धन ब्रायोफिल्म। तो ऑप्शन तना, पत्ता, मूल, या फिर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, पुष्प। तो कायिक परिवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो एक तो आपने सुना होगा ब्रायोफिल्म या पत्थर चटा। ठीक है, पत्थर चटा क्या होता है, पत्थर चटा। इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आपने सुना होगा पत्तों के द्वारा, पत्तों के द्वारा, पत्तों के द्वारा होता है। तो यही पत्थर चटा को क्या कहते हैं? ब्रायोफिल्म कहते हैं। क्या? ब्रायोफिल्म। तो यानी ब्रायोफिल्म में जो क्या है, कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो वो भी किसके द्वारा हो जाएगा? पत्तों के द्वारा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पत्तों के द्वारा। ये क्या होता है, इस पत्थर चटा या ब्रायोफिल्म की पत्ती तुम कहीं भी फेंक दोगे, वहीं पर वो पूरा पेड़ बन जाएगा। यानी एक पत्ती से एक पूरा पेड़ बन जाना क्या कहलाएगा? कायिक परिवर्धन कहलाता है। कौन सा? कायिक परिवर्धन, कायिक प्रवर्धन। क्लियर दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया का एकमात्र टीका जो मुंह द्वारा पिलाया जाता है उसे किसने बनाया? यानी यह ऐसा कौन सा टीका बना है जो मुंह द्वारा पिलाया जाता है? आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो सोच लेना, काफ़ी और लोगों से काफ़ी पिछड़े हुए हो तो आपको याद रहना चाहिए। एकमात्र मुंह द्वारा पिलाया जाने वाला टीका कौन सा था? पोलियो। पोलियो का टीका कौन सा है जो एकमात्र है, और वो भी किसके द्वारा? मुंह द्वारा पिलाया जाता है, पोलियो का टीका। तो ये ऐसा नहीं कि ये नहीं कहा एक था सिर्फ पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की तो खोज तो साल्क ने कर दी थी, जॉन सॉल्क ने। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन यानी मुंह द्वारा पिलाए जाने टीका, यानी ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये बनाया था किसने? सेविन ने, सेविन ने। क्लियर दोस्तों? सेविन ने बनाया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इसने पूछा है कि मुंह द्वारा पिलाया जाने वाला टीका, सबसे पहले तो पोलियो के टीके की खोज करी थी जॉन सॉल्क ने, लेकिन उसके बाद मुंह द्वारा पिलाने ओरल पोलियो वैक्सीन यानी मुंह द्वारा पिलाया जाना एकमात्र टीका किसने बनाया? वो सेविन ने बनाया था। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर को देना है, ना कि अपने हिसाब से। मैंने बार बार कहा है, इसीलिए क्लास ये आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक क्वेश्चन में तुम्हें कई फैक्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से ज़्यादा इसको शेयर भी करना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कर्क रोग यानी कैंसर का तेजी से फैलना क्या कहलाता है? तो कर्क रोग यानी कैंसर का तेजी से फैलना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मेटास्टेसिस है, बाइसिनोसिस है, सिलिकोसिस है, या न्यूकोन्यूसिस है। तो पहली बात तो कैंसर याद होना चाहिए। कैंसर क्या है? कर्क रोग क्या है? जो कैंसर है एक प्रकार का अनियमित समसूत्री विभाजन होता है। जो कैंसर है क्या है? इसका अनियमित समसूत्री विभाजन। अनियमित, समझने से पहले मैं समझाना चाहता हूं, अनियमित समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब इसका मतलब क्या है? मान ले जाए कोई कोशिका बनती रहती है हमारी बॉडी पे और वो नष्ट होती रहती हैं, फिर बनती हैं, फिर नष्ट होती हैं। वो लगातार हमारी बॉडी में ये चलते रहता है। यानी सपोज दैट 5 कोशिका यहाँ पर बनी, फिर ये नष्ट भी होंगी, फिर और बनेंगी, ये और नष्ट होती रहती हैं। लेकिन क्या हो जाता है, कैंसर में अनियमित समसूत्री विभाजन होते रहता है, यानी ये नष्ट नहीं होने का और बनते रहता है। ये इस प्रकार से बनते रहता है, बनते रहता है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है, ये एक ट्यूमर का निर्माण कर देती है। ट्यूमर, ट्यूमर को क्या कहते हैं? गांठ कह देते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में कहो तो अर्बुद, अर्बुद कह देते हैं, अर्बुद। तो यही एक प्रकार का कैंसर बन जाता है। यानी कोशिकाओं का अनियमित समसूत्री विभाजन लगातार होते रहता है, तो एक ट्यूमर बना देता है, एक अर्बुद बना देता है। यही क्या होता है? कैंसर। तो इसी का तेजी से फैलना क्या कहलाएगा? तो तेजी से फैलना कहलाता है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ठीक है, क्या कहलाता है? इस कैंसर का तेजी से फैलना क्या कहलाएगा? मेटास्टेसिस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, मेटास्टेसिस। ठीक है, और ये ट्यूमर भी 2 प्रकार का रहता है, एक रहता है सुदम, एक होता है सुदम, और दूसरा रहता है दुर्दम, दुर्दम। तो जो ये वाला होता है ये तो स्थिर रहता है, लेकिन ये होता है ये गतिशील मूवमेंट करते रहता है, ये वाला, ये बहुत खतरनाक होता है। तो तेजी से फैलना क्या कहलाएगा? मेटास्टेसिस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खी के शहद में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। मधुमक्खी के शहद में, ये तो बिल्कुल सबको याद रहना चाहिए। तो मधुमक्खी के शहद में किस प्रकार की शर्करा रहती है? ऑप्शन ए, किस प्रकार की? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्करा रहती है किसमें? मधुमक्खी के शहद में। यानी हेक्सोज शर्करा होती है, 6 कार्बन होते हैं टोटल, यही होती है फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, ये सब क्या रहता है? हेक्सोज शर्करा है। ये जो फ्रक्टोज हैं, ये सब किस प्रकार की शर्करा हैं? हेक्सोज। हेक्सोज शर्करा, यानी 6 कार्बन पाए जाते हैं इसमें, 6 कार्बन पाए जाते हैं टोटल। ठीक है, C6H12O6 सुना होगा, तो उसी प्रकार से 6 कार्बन पाए जाते हैं इस फ्रक्टोज शर्करा में। ये रहता है मधुमक्खी के में। यानी एक यह भी बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, मधुमक्खी का पालन, यानी जो मधुमक्खी है, इनका पालन या इनका अध्ययन क्या कहलाता है? इनके पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताना कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहला जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऊतक का अध्ययन कहलाता है। ऊतक का अध्ययन बताना है। तो ऊतक का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन बी, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो ऊतक का अध्ययन कहोगे तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। अगर ऑन्कोलॉजी की बात करें, ऑन्कोलॉजी किसका कहलाता है? ये कैंसर का कहलाता है। ऑन्कोलॉजी किसका होता है? कैंसर का होता है ऑन्कोलॉजी। इसके अलावा हम बात करेंगे, पैडोलॉजी किसका होता है? ऑन्कोलॉजी। पैडोलॉजी या पोमोलॉजी, जो पोमोलॉजी हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? फलों का। पोमो जो लॉजी होता है वो किसका होगा? फलों का होगा। ये पोमोलॉजी होगा, फलों का अध्ययन। इसके अलावा कहेगा पैडोलॉजी। पैडोलॉजी किसका होगा? पैडोलॉजी होता है मिट्टी का। पैडोलॉजी किसका होता है? मिट्टी का। मिट्टी का। इसके अलावा और भी हम अध्ययन की बात करेंगे, तो जैसे कहेगा एग्रस्टोलॉजी। एग्रस्टोलॉजी किसका है? एग्रस्टोलॉजी। एग्रस्टोलॉजी किसका हो जाएगा? ये होता है हमारा झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ी का अध्ययन हो जाता है। और भी अध्ययन हम देखेंगे, जैसे कहेगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका है? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी हमारा किसका हो जाएगा? कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी किसका होगा? शैवाल का अध्ययन होगा। ओडेंटोलॉजी किसका होगा? दांत का अध्ययन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे काफ़ी सारे अध्ययन है, इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब आप देख लेना। तो फिलहाल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापना है। कौन सा? वायुमंडलीय दाब। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय जो दाब है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो वायुमंडलीय दाब है, आपको मालूम होगा कौन सा मीटर? बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा कौन सा मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, बैरोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को। ठीक है, इकाई क्षेत्र यानी क्या होगा? एफ। इकाई क्षेत्र बोले तो एक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहोगे? तो इसको कहते हैं हम दाब, प्रेशर कह देते हैं, प्रेशर। यानी इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। तो यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दाब। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दाब हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल यानी दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर F/A, ये दाब का फॉर्मूला रहता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती 0.5 किलोग्राम वजन गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा पूछा है। गतिज ऊर्जा का सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, यानी KE बराबर हाफ mv²। mv², यानी ये m बराबर द्रव्यमान और v माने गति यानी वेग। तो हमें रख देना इस फॉर्मूला में 1/2। द्रव्यमान कितना दिया है? 0.5, और वेग है 4, स्क्वायर है तो 4 का 4, ये हो जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, यानी 4 की मल्टीप्लाई होकर तो 4 हो जाएगा। 4 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? तो ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ये नहीं कि तुम आप क्वेश्चन पढ़े और सीधे आंसर कर दिया। रिकेट्स है, ऑस्टियोमेल्सिया है, बांझपन है, या डिमेंशन है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला, वयस्कों में होने वाला रोग क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी से, यानी जो विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में, कहेगा बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है?
तो बच्चों में होता है रिकेट्स रोग, बच्चों में रहता है रिकेट्स रोग, ठीक है। लेकिन वयस्कों में कहता है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, यही इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। वयस्कों में कहेगा तो ऑस्टियोमेल्सिया होता है, ऑस्टियोमेल्सिया, क्या, ऑस्टियोमेल्सिया। तो इसने आंसर हमसे पूछा है कि वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्टियोमेल्सिया हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारे विटामिन डी के कारण क्या हो जाता है, बच्चा सूख जाता है, यानी रिकेट्स रोग, दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो होता है रिकेट्स। लेकिन वहीं पर वयस्कों में बात करेगा तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, यानी कुछ कारणवश हमारे अंदर क्या हो गया, ऑस्टियोमेल से, तो हमारा हाथ कहीं से भी टूट सकता है, क्योंकि जो बोन होती है, अस्थि होती है, वो बहुत मजबूत मानी जाती है, हो सके बीच से टूट जाए। तो अगर यहाँ से टूट गया तो कौन सा रोग हो चुका है, ऑस्टियोमेल्सिया, क्योंकि हमारी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन बना है, भी बच्चों में पूछेगा तब तो रिकेट से जवाब रहेगा, लेकिन वयस्कों में कहेगा ना तो ऑस्टियोमेल्सिया होगा। गलती मत करना बिल्कुल भी, 1% भी गलती करी तो सोच लेना तुम कई हजार आदमियों से पीछे हो चुके होगे। क्लियर, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोमेल्सिया। खाली कहता कि रिकेट्स किसके, यानी विटामिन डी की कमी से कारण कौन सा रोग, तो रिकेट्स, लेकिन वयस्कों में कहेगा तो ऑस्टियोमेल्सिया, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, फाइलोक्विनोन, क्या, फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम करेंगे तो विटामिन डी का कौन सा रह जाता है हमारा, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम होता है ना हड्डियों में, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा हम कहेंगे अगर विटामिन ई का रासायनिक नाम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम कहेंगे, विटामिन ए का, तो क्या हुआ, रेटिनॉल, क्या, रेटिन, आँख से संबंधित है ना, तो रेटिनॉल। तो ये ऐसे याद रखना चाहिए, विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी5, विटामिन बी12, ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के का पूछा है तो क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन, विटामिन के का। रक्त का थक्का जमने के लिए मदद होता है ये, क्या, रक्त का थक्का किस में सहायक होता है, रक्त का थक्का, ये जमने में ये मदद करता है विटामिन के। क्लियर दोस्तों, रक्त का अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का क्या होगा, देरी से जमेगा, ये जमेगा नहीं। तो ये रक्त का थक्का जमने में जिम्मेदार है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। तो ये आज का अंतिम था। आज पहली क्लास थी तो क्वेश्चन सेट हमने कम लिए हैं, अगली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे फैक्ट के साथ मिलेंगे। तो वास्तव में लगता है कि हेल्पफुल लग रहा है हमारा ये सेशन, तो अभी भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उन सबको तुम बिल्कुल धुआं की तरह निकाल सको, ठीक है, फोड़ दो बिल्कुल एग्ज़ाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।